मार्केट में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज है, यही सबसे बड़ी समस्या है। पढ़ने का जो रिसोर्स है, जैसे आपने कहा कि यूट्यूब से पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें। देखिए पहली बात तो ये कि पढ़ाई कभी घंटों में नहीं होती, पढ़ाई को घंटों में मत आंकिए। कोई हर बच्चे की ना अपनी अपनी क्षमता है। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं रविनेश कुमार आज आपका स्वागत करता हूं अपने पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की समान समस्याओं पर। इसके लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में सिविल सेवा के एक्सपर्ट और शिक्षाविद मृत्युंजय बाहुबली सर हैं। तो आइए इनका तालियों से स्वागत करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं सर कि आपने सिविल सेवा के शिक्षक के रूप में एक लंबी यात्रा तय की है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे प्यारे दर्शकों को अपनी यात्रा के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, इस यात्रा की शुरुआत सन 2010 में होती है और तब होता है जब मैं 21 एसएसबी भोपाल से मेडिकल आउट हो चुका होता हूँ। दरअसल मैं कलर ब्लाइंड हूँ और 21 एसएसबी भोपाल से मैं मेडिकल आउट हुआ। उसके बाद वहीं पे काउंसलिंग होती है और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके पास एक बेहतर करियर ऑप्शन है सिविल सेवा का। और 2010 मेरा पहला अटेम्प्ट था यूपीएससी का और स्टेट कमीशन का, और सौभाग्य कहिए दुर्भाग्य कहिए, दोनों ही अटेम्प्ट में मेरा पीटी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, एक बात समझ में आ गई थी कि अगला अटेम्प्ट में जरूर होगा। और सन 2011 में मैंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का वो पहला मेंस दिया जो सिविल सेवा परीक्षा के लिए मेरा पहला मेंस था। और वहाँ से हमने फिर पहले बनारस में तैयारी प्रारंभ की थी। छोटा सा शहर था, बहुत अच्छी सुविधाएं उस समय, हम लोग के ज़माने में सन 2010 में इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी। आज तो बनारस भी यूपीएससी के लिए एक उभरता हुआ केंद्र है। तो पिताजी ने कहा कि प्रयागराज चले जाओ, और जब यूपीएससी का मेंस दिया तो फिर 2011 में ही मैं प्रयागराज के बाद दिल्ली में सेटल हुआ और हमने मुखर्जी नगर से कुछ क्लासेज वगैरह की और यहाँ से सिविल सेवा देने का दायरा प्रारंभ हुआ। सन 2011 वो समय है जब यूपीएससी बड़े बदलाव कर रही है सिविल सेवा में, और पहली बार यूपीएससी ने सीसैट को इंट्रोड्यूस किया। और सीसैट के दम पे, जीएस के दम पे तो नहीं हो रहा था, लेकिन सीसैट के दम पे, मेरा मैथ्स था बैकग्राउंड, तो सीसैट के दम पे मुझे यूपीएससी का पहला मेंस मिला। और अब उसके बाद ये प्रक्रिया चल पड़ी। तो 2013 वो समय है जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया। 2013 का इंटरव्यू था और उसके पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया था, शायद इस वजह से कि ठीक है एक आध क्लासेज लेंगे, बहुत ज़्यादा क्लासेज लेंगे नहीं। और वो एक क्लास से ये सफ़र प्रारंभ हुआ था जो आज यहाँ तक पहुँचा है। आप बच्चों का प्यार मिला, और जब प्यार मिलता गया तो डिमांड बढ़ती गई, और डिमांड बढ़ती गई तो उसकी सप्लाई के लिए मुझे अपने आप को फिर पढ़ाई के रास्ते से डिस्ट्रैक्ट करके पूरी तरह से झोंकना पड़ा। और मैंने पूरी तरह से झोंका और आज मैं आप बच्चों के प्यार के साथ मृत्युंजय राय से मृत्युंजय बाहुबली बन चुका हूँ। तो इस तरह से सफ़र की शुरुआत हुई और आज देश के जितने भी तमाम प्रतिष्ठित संस्थान हैं, जितनी भी बड़ी एडुटेक कंपनियां हैं, चाहे आप किसी का भी नाम आप जानते हो, उन सब में मैंने सेवाएं दी हैं। चाहे आप बात बायजूस की करें, चाहे आप बात अनअकैडमी की करें, फिजिक्स वाला की करें, ओनली आईएएस की बात करें, इन सारे संस्थानों में मैंने अपनी सेवाएं दी हैं और लगातार इन बड़े प्लेटफॉर्म्स के साथ में जुड़ा रहा हूँ। लखनऊ, जयपुर, आगरा, इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के कुछ शहरों में, हिमाचल प्रदेश, शिमला और कश्मीर तक में पढ़ाया है। बिहार में पटना, छत्तीसगढ़ में रायपुर और झारखंड में रांची, और आंध्र प्रदेश या तेलंगाना कहिए आज तो हैदराबाद तक मैंने अपने अध्यापन का कार्य किया है, अपनी सेवाएं दी हैं। और आज बड़ी खुशी होती है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो सिविल सेवा में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड भी हैं। इसके पहले भी अपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। तो ऐसा ये सफ़र रहा मेरा मृत्युंजय राय से मृत्युंजय बाहुबली सर बनने का, और आप बच्चों का ये प्यार मिलता रहा मुझे। आपकी यात्रा बहुत ही इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग रही है। तो अब आते हैं हम लोग मुद्दे पे। हमारा पहला प्रश्न है कि जो बच्चे बिगिनर हैं, जो स्टार्टिंग करते हैं, उनमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि कौन बुक पढ़े, कहाँ से पढ़े। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, वो जो बिगिनर बच्चे हैं जिनको बहुत आइडिया नहीं है सिलेबस का, या सिलेबस का, चलिए यूपीएससी का वेबसाइट जाके देखिए पहले एक बार। सबसे पहला काम कीजिए कि जो सिलेबस है ना प्यारे बच्चों,
उसको एक बार ना अपने हाथ से लिख करके अपने दीवार पे पेस्ट कीजिए। आपको जो भी परीक्षा देनी है, पहला काम आज से, अभी से पहला काम कीजिए कि वो सिलेबस हाथ से लिखिए। आप कहेंगे हाथ से काहे लिखें, प्रिंट आउट का जमाना, प्रिंट आउट काहे नहीं लें? बिल्कुल प्रिंट आउट ले लीजिए, आपके पास पैसे भी होंगे और आप प्रिंट आउट ले भी सकते हैं। लेकिन जब आप हाथ से लिखेंगे ना, तो उस सिलेबस के साथ आपका आत्मसातीकरण होगा, जो प्रिंटर मशीन के साथ नहीं होगा। उस सिलेबस के साथ आपका आत्मसातीकरण, उस सिलेबस के साथ आपका वो घनिष्ठ संबंध जुड़ना जरूरी है अगर आप सिविल सेवक बनना चाहते हैं। आप यकीन मानिए, बहुत सारे बच्चे अंधी भीड़ में शामिल हैं। मैंने तमाम कोचिंगों में ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत पढ़ाया है। मैं गारंटी देता हूं कि अगर हम सिलेबस पूछ लें तो सिलेबस नहीं बता पाएंगे। मैं आज आपको हर पेपर, चारों पेपर, यूपीएससी के, जीएस के, एसए और ऑप्शनल में इतिहास ऑप्शनल रहा है मेरा, आपको मैं एक लाइन का सिलेबस बता सकता, एक पॉइंट सब पॉइंट बता सकता हूं। क्योंकि हम लोगों ने उस जमाने में सिलेबस को लिखा था हाथों से और लिख करके उसको दीवार पे चस्पा कीजिए। तो सिलेबस से पहले आत्मीयता का संबंध बनाइए, सिलेबस का आत्मसातीकरण कीजिए, यह सबसे जरूरी है। सर, आपने सिलेबस के आत्मसातीकरण के बारे में बताया। मैंने खुद इतना सोचा नहीं था कि आप इतना अच्छे से सिलेबस के इंपॉर्टेंस को बताइएगा। मान लिए कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, हाथ से लिख लिए, समझ गए, इसके बाद बच्चे क्या करेंगे? एक बड़ी अच्छी कहावत है, अ बेल बिगिन इज हाफ डन। आधी लड़ाई खत्म हो चुकी है। मैं सच बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, आप जैसे सिलेबस को अपने हाथ से लिख के चिपकाएंगे, आधी लड़ाई पूरी हो चुकी है। लेकिन अगला सवाल यह था कि अब क्या करें, सिलेबस तो लिख लिया। देखिए, अब आपको जरूरत है उस सिलेबस के अनुसार कुछ किताबों की पाठ्य सामग्री। और फिर इसके पहले कि आप हमसे पूछ लें कि सर लगे हाथ पाठ्य सामग्री बता दीजिए, तो मैं खुद बता देता हूं कि देखो यार, सिलेबस जब दिमाग में बैठ गया तो उस सिलेबस को एनसीईआरटी में ढूंढ। एनसीईआरटी में ही क्यों, तमाम में 150 किताबें हैं, बल्कि 1500 किताबें हैं, 1500 नोट्स है कोचिंग का, यूट्यूब के मास्टरों का, या और भी बहुत सारा। अब तो चैट बाबा आ गए हैं, चैट जीपीटी, गूगल बाबा पे बहुत सारा नोट्स पड़ा होगा, बहुत सारा पीडीएफ होगा। सब कुछ के बाद जो रामबाण है वो एनसीईआरटी है। क्यों? आप जब पुराने पेपर देखिएगा ना, तब को देखिएगा कि अरे यार, ये सवाल तो क्लास 6 के ज्योग्राफी की किताब से आया है। सीधा सवाल यूपीएससी का मैं दिखा सकता हूं क्लास 6, क्लास 8, क्लास 9 के ज्योग्राफी से। सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं, बल्कि इतिहास पे आप उठा करके देखेंगे तो आपको सीधा सीधा सवाल दिखेगा। कई बार सवाल पूछा है, मनसबदार क्या होता है, जागीरदार क्या होता है। अभी एक सवाल पूछा था फड़म, उठा करके देखिए एनसीईआरटी में लिखा है कि फड़म क्या है। और बच्चे क्या करते हैं कि एनसीईआरटी तो बेसिक बुक है बेटा, एनसीईआरटी बेसिक से लेकर के एडवांस तक की किताब है। तो पहला काम करना है कि एनसीईआरटी को पढ़ना है, ठीक है। अब एक सवाल और आप पूछेंगे मुझसे कि सर किस प्रकार का किस प्रकार से पढ़ना है। हाँ, मैं भी यही कह रहा था। सबसे मैं यही पूछने वाला था आपसे हाँ, कि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि किस प्रकार के एनसीईआरटी पढ़े, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े, न्यू एनसीईआरटी पढ़े। ठीक है, मैं भी इसी सवाल पे आ रहा था, बल्कि ये मुझे लगा था कि हाँ ये सवाल बनता है। बड़ी मारामारी, कौन सा एनसीईआरटी पढ़ें। देखो यार, सारा विवादों से मुक्त होकर के पहली बात समझ लो कि जो एनसीईआरटी आपके बाजार में उपलब्ध है वो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, जो बाजार में मिल जाए, सिंपल। अब अगर लगता है कि आपके पास पुरानी एनसीईआरटी मिल रही है, जैसे पटना में मिल जाती है, मुखर्जी नगर में मिल जाती है, ओल्ड राजेंद्र नगर में मिल जाती है, तो जिन शहरों में उपलब्ध है पुरानी एनसीईआरटी, तो क्लास 9 to 12 इतिहास की पुरानी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। क्लास 6 to 12 ज्योग्राफी की नई और पुरानी दोनों पढ़िए। क्यों नई और पुरानी दोनों, क्यों भाई? देखिए, नई में नया डेटा मिलेगा, अच्छा, और पुराने में मिलेगा कॉन्सेप्ट जो आपका आधार मजबूत करेगा, जो विषय पर आपकी समझ को मजबूत करेगा, बल्कि आपका एक अच्छा होल्ड क्रिएट करेगा। और आजकल अगर आप यूपीएससी के सवालों को देखेंगे, या आप स्टेट कमीशन दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, यूपीपीएससी दे रहे हो, झारखंड, राजस्थान, मतलब कोई भी राज्य दे रहे हो, तो लगभग आजकल कंपटीशन, जिसको कहते हैं ना थ्रोट कट कंपटीशन, गला काट प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, वो है आज। तो उसके लिए आपको एक बहुत बेहतर आधार की आवश्यकता है।
जिस पे सफलता की इमारत खड़ी की जाएगी और सफलता की इबारत लिखी जाएगी। तो 6 to 12 ज्योग्राफी का नया और पुराना दोनों पढ़िए। हिस्ट्री के लिए आप 6 to 8 नया वाला पढ़ लीजिए। 9 to 12 अगर उपलब्ध हो तो पुराना वाला पढ़िए। क्यों? तो क्लास 9, 10, 11 और 12 इसमें पुराना वाला एनसीईआरटी बहुत रामबाण है, प्री और मेंस दोनों के लिए। ये आपने बताया सर कि एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ें। मैं अब ये जानना चाहता हूं कि एनसीईआरटी के लिए नोट्स कैसे बनाएं। देखिए एनसीईआरटी का नोट्स ना, अगर आपके पास समय है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जो 2026 में दे रहा है, 27 में दे रहा है, या और बात दे रहा है, जस्ट बिगिनर है, 12th में है, फर्स्ट ईयर में है, तो यार आप ना 2 फाइलें बनाइए, एक कॉन्सेप्ट की, एक फैक्ट की। कॉन्सेप्ट अलग लिखिए, फैक्ट अलग लिखिए। लिखिए क्यों? फिर वही आत्मसातीकरण होगा। रिश्ता मजबूत लिखने से होगा। रिश्ता मजबूत कैसे होगा? लिखने से होगा। आप जानते हैं पुराने जमाने में खत लिखे क्यों जाते थे? आज देखिए व्हाट्सएप के जमाने में रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, पुराने जमानों में खतों ने रिश्ते मजबूत कर रखे थे। तो लिखने से क्या होगा? तो आत्मसातीकरण की प्रक्रिया होगी, आपका एनसीईआरटी से रिश्ता मजबूत होगा। और किसी और से हो ना हो, एनसीईआरटी से मजबूत रिश्ता सफलता की पहली गारंटी है। अब जो बच्चे बिल्कुल लगता है कि हाँ इसी साल देना है, तो वो 2 रंग के हाइलाइटर्स का यूज करें, एक रंग से कॉन्सेप्ट, दूसरे रंग से फैक्ट करेंगे। तो इस तरह से आप पूरी एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं। सर मेरा अगला सवाल ये है कि छात्रों में बहुत सारा डिलेमा रहता है कि कितना घंटा पढ़े, कहाँ से पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें, मार्केट में इतने सारे रिसोर्सेज हैं, तो वो कैसे पढ़ाई किया जा सके इतने डिस्ट्रिक्शन के साथ। देखिए ऐसा है कि मार्केट में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज है, यही सबसे बड़ी समस्या है। पढ़ने का जो रिसोर्स है, जैसे आपने कहा कि यूट्यूब से पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें। देखिए पहली बात तो ये कि पढ़ाई कभी घंटों में नहीं होती है। पढ़ाई को घंटों में मत आंकिए। हर बच्चे की ना अपनी अपनी क्षमता है। कोई बच्चा एक ही टॉपिक को आधे घंटे में तैयार करता है, कोई 2 घंटे में तैयार करता है। तो पहले अपनी क्षमताओं को जानिए, आपके पास कितनी समय की उपलब्धता है उसको पहचानिए और उसके अनुसार अनुशासनबद्ध होकर के पढ़िए। अब सवाल उठता है कि YouTube से पढ़ें, कोचिंग के नोट से पढ़ें, PDF से पढ़ें। देखिए कोई एक सोर्स फॉलो कीजिए। अगर आप कोचिंग जाते हैं, और कोचिंग वाले आजकल जो संस्थानों में जो नोट्स मिल रहे हैं, अच्छे नोट्स मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ क्रिटिसाइज करने नहीं बैठा हूं। आप किसी अच्छे कोचिंग का कोई नोट्स उठा लीजिए, लगभग सारी बातें, 2-4 बातों को छोड़ करके मोरलेस सब सेम है। तो किसी सोर्स से पढ़िए, स्टैंडर्ड कोई अच्छा सोर्स हो अगर किसी कोचिंग का, तो उससे पढ़िए और एक नोट्स को 20 बार पढ़िए। आजकल जानते हैं बच्चा क्या करता है? 20 किताबों को एक बार पढ़ता है। उल्टा कीजिए इसको, एक किताब लीजिए, एक नोट्स लीजिए, उसको 20 बार पढ़िए। और मैं गारंटी देता हूं, आप जितनी बार उसी किताब को पढ़ेंगे, उसी नोट्स को पढ़ेंगे, आपको हर बार कुछ नया मिलेगा। तो घंटों के बारे में मत सोचिए, टॉपिक्स को नोट कीजिए सुबह कि आज ये टारगेट है, और रात को सोने से पहले उस टारगेट को अकम्प्लिश करके सोइए, उसके बिना मत सोइए। सर ये तो बात हो गई पढ़ने की। अब बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि मैं अपना नोट्स बनाऊं, मैं खुद का नोट्स बनाऊं, हैंड रिटेन नोट्स बनाऊं, तो वो कैसे बनाएं? देखिए हैंड रिटेन नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, और उसके लिए कुछ मत कीजिए। जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हो ना, उसका साइनॉप्सिस बनाइए। साइनॉप्सिस कैसे बनाएंगे? तो उसको 3-4 बार पढ़ करके उसका जो क्रक्स है, जो निचोड़ है, उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कीजिए। समझते इसका मतलब? उसको डायग्राम के फॉर्मेट में बनाइए। अगर मैं एक लाइन में कहूं तो मैं चाहता हूं कि आप अपने पीडीएफ का जो बुक है, जो नोट्स पीडीएफ में है, वो जेपीजी में कन्वर्ट कर लीजिए। अब मन में सवाल आ रहा होगा, क्यों भाई, पीडीएफ में क्या समस्या है? तो पीडीएफ में समस्या नहीं है। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि जो हमारी मेमोरी है वो सेव जेपीजी फॉर्मेट में होती है। इसीलिए नोट्स को 3-4 बार किताबों को पढ़िए, उसके डेटाज को, उसके फैक्ट को, उसके कॉन्सेप्ट को पिक्टोरियल फॉर्मेट में अपनी कॉपी पे जरूर बनाइए। और ऐसा कुछ कीजिए, जैसे मान लीजिए कोई किताब पढ़ रहे हो आप, 250-300 पेज की किताब है, मैं ये चाहता हूं कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में वो 300-400 पेज की किताब 100 पेज में आ जाए। क्यों 100 पेज में आ जाए? एग्जाम से ठीक पहले 400 पेज का पीडीएफ नहीं पढ़ा जाएगा आपसे, लेकिन 100 पेज का डायग्राम आप बस ऐसे पलटते रहेंगे, देखते रहेंगे, और वो दिमाग में छपता रहेगा। तो 0 टाइम पे यही फायदा करेगा।
कि जितना से जितना हो सके अपने नोट्स में डायग्राम का यूज। हाँ, डायग्राम का यूज करें, फ्लो चार्ट का यूज करें, इमेजेस का यूज करें, जो आपको समझ में आए। और एक कोशिश और करनी है कि वो आपकी अपनी भाषा में होनी चाहिए, सर की भाषा में, आपकी भाषा में, या किताब की किताबी भाषा भाषाओं में का कम से कम। हाँ, कम से कम उपयोग करें, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक रहेगा नहीं। सर ये तो बात हो गई नोट्स बनाने की। अब अगला सवाल ये होता है कि बच्चे कोचिंग का चयन कैसे करें और कोचिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। और जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जो बच्चे बच्चियां ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, तो क्या उन बच्चों का सपना आईएएस बनने का जो उन्होंने देखा है वो पूरा नहीं हो सकता है विदाउट कोचिंग, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फीस को, इतनी महंगी महंगी कोचिंगों को। देखिए ऐसा है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ कोचिंग के दम पे ही सफलता पाई जा सकती है, ये बिल्कुल बेकार की बात है। हाँ, कोचिंगों का रोल है, क्या रोल है, तो वो आपके लिए थोड़ा सा जो सिलेबस है उसको समझा करके, उसके नोट्स को प्रोवाइड करके थोड़ा आपके मार्ग की परेशानियों को कम करने का प्रयास करते हैं या कम करते हैं। तो बिना कोचिंग के भी सफलता प्राप्त की जा सकती है, बिना कोचिंग के भी लोग सिलेक्ट हुए हैं, इसमें दो राय नहीं है। आपका अगला सवाल था कि कोचिंग का सिलेक्शन कैसे किया जाए। देखो यार, आजकल जो तरीका है कोचिंग के सिलेक्शन का वो ये है कि खंभे पर कितने फोटो टंगे हैं, हकीकत कुछ और है। मैं कहना नहीं चाहूंगा, मैं मुस्कुरा करके इस सवाल को यही छोड़ूंगा, बाकी आप समझदार है, समझ जाएंगे कि खंभों पर टंगे फोटो हकीकत बयां नहीं करते, वो हकीकत से अलग है। अब चयन कीजिए उसके नोट्स को देख करके, उसके क्लासेस को देख करके। कोचिंगों में शिक्षक पढ़ाते हैं, जाइए 3 दिन 4 दिन 6 दिन जितना आप डेमो ले सकते हैं, और जब तक बिल्कुल कोचिंग वाला मना ना कर दे कि भाग जाओ यहां से, बिना पैसा के इस गली में दिखाई मत पड़ना, तब तक जाके डेमो लीजिए, तब तक वहां बने रहा। हाँ बने रहिए। 2-4 झूठ बोल करके सर कल, सर परसों, सर पैसा नहीं आया, एक आध दिन अल्लाह और करेंगे, ताकि आप समझ पाए कि हाँ प्रक्रिया कैसी चल रही है। ठीक है। और देखिए सारी कोचिंगों में सच बताऊं कि कोचिंग अच्छी और बुरी जैसा होता नहीं है। हाँ, अगर अच्छी कोचिंग का मतलब यह है कि वो अपना सिलेबस समय पर पूरा करा दे। एक बार रिकॉर्ड भी देख लीजिए, एक बार थोड़ा आसपास पता भी कर लीजिए कि रिकॉर्ड करा रही है कि नहीं करा रहे हैं ठीक से, पूरा रिकॉर्ड समय पूरा करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। केवल होर्डिंग आपने देखा कि बस होर्डिंग पे फोटो आ गया और आपने जाके पैसा भर दिया, तो ऐसा बेवकूफाना कदम मत उठाइए। जाकर के एक बार थोड़ा सा सिलेबस देखिए कि आप पूरा कैसे कराते हैं, क्या क्या कराएंगे, टेस्ट सीरीज कितना देंगे, एसए का पेपर पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, सीसैट पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, किस किस विषय के लिए कितने घंटे निश्चित किए गए हैं। अब मालूम चला कि आप कोचिंग और आपको बताएगा कि भैया पूरा जो इतिहास है वो 40 घंटे में पूरा करा देंगे। कैसे पूरा करा देंगे? जीएस पेपर 4 बड़ा लंबा पेपर है। अब कोचिंग वाला बता रखा आपको कि 60 घंटे में, पूछिए उनसे कि जीएस पेपर 4 पे कितना घंटा मिलेगा पढ़ने को, जीएस पेपर 3 में साइंस पे कितना फोकस दोगे। तो थोड़ा सा जब आप डिटेल में बात करेंगे ना, तो डिटेल में वही बता पाएगा आपको जिसके पास साल भर का लेक्चर प्लान है, जिसका लेक्चर प्लान पहले से प्लान्ड है। ऐसे शुरू कर दिया, लेक्चर प्लान नहीं है, वो बता ही नहीं पाएगा आपको, तो मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है। दूसरा कि जो गरीब बच्चे हैं, एक बात बताऊं, जब मैं तैयारी करने गया था ना, उस समय एक आईएएस हुए थे गोविंद जायसवाल। गोविंद जी के पिताजी रिक्शा चालक थे। तो अगर रिक्शा वाले का बेटा आईएएस बन सकता है तो फिर गरीबी कहां आड़े आती है। मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। वो बच्चे जो मुखर्जी नगर में, पटना में, लखनऊ, जयपुर में रह नहीं सकते, आजकल बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन, सबको पता है, बहुत अफोर्डेबल फी में एजुकेशन दे रहे हैं। अनअकैडमी, पीडब्ल्यू और भी बहुत सारे हैं जो आपको अफोर्डेबल प्राइसेस में, और अब तो बहुत सारा कंपटीशन में आ गया है मार्केट में, अफोर्डेबल प्राइसेस में, बहुत कम कीमतों में आपको वो लोग तैयारी करवा रहे हैं। बहुत कम पैसे में आपको वो पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको जो पसंद आए वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो आप गरीब हैं या आपके पिता की आय कम है, इस वजह से किसी का आईएएस बनने का सपना नहीं टूटेगा। सपना इस वजह से टूट सकता है कि आपके हौसले कमजोर हैं। अगर हौसले मजबूत हैं तो, किसने कहा कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता,
किसने कहा कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर आपको भी उछालना होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा अगला सवाल ये है कि आपके द्वारा क्या कदम उठाया गया है उन ग्रामीण सुदूर इलाके में बसे हुए बच्चों के द्वारा, बच्चों के लिए? देखिए ऐसा है कि अभी जो मेरा प्लेटफॉर्म है वो बहुत बिगनर प्लेटफॉर्म है। मैं अब तक किसी न किसी बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़ा ही रहा हूँ। मेरा जो अपना चैनल है स्केल अप आईएएस, मैं उस पर बहुत सारी चीज़ें मुफ्त में भी डालता रहता हूँ और बहुत सारा कोर्स हम लोग अभी लाएंगे। जैसे मैंने कहा था एनसीईआरटी, तो एक एनसीईआरटी का बैच मैं लेकर के आऊँगा और बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा। मैं कोई तारीख बता पाना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, मैं कैसा कोई कमिटमेंट नहीं दूंगा, लेकिन मैं लेकर के आऊँगा और बहुत रिजनेबल चार्जेस होंगे। हो सकता है निःशुल्क हो या तो बहुत रिजनेबल चार्जेस में आपके पास उपलब्ध होगा। तो हम लोग लगातार कर रहे हैं। दूसरा ये कि जो मेरा कंट्रीब्यूशन वो ये है कि मैं जिस विषय को पढ़ाता हूँ और जिस भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाता हूँ वहाँ पर कोशिश ये होती है कि वो सिलेबस को बहुत सारगर्भित तरीके से पूरा किया जा सके, क्योंकि अभी हम अपने चैनल पे बहुत सारा कुछ नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि अभी बाकी जगह से फुर्सत नहीं मिल पा रही है। तो मैं जहाँ भी कराऊंगा पूरी शिद्दत से कराऊंगा, पूरी ईमानदारी से कराऊंगा, यही मेरा आपसे वादा है। थैंक यू सर। इस यहाँ पे हम देख रहे हैं मैसेजों का श्रृंखला है और इस मैसेजों के श्रृंखला में मैं एक मैसेज पढ़ रहा हूँ। उसमें से एक विद्यार्थी कह रही हैं कि सर से अगर मिलना हो, सर से बात करना हो तो कैसे किया जा सके, कैसे आपसे जुड़ा जा सके? देखिए सब मुझसे जुड़ने का बहुत आसान सा तरीका है कि या तो आप गूगल पे मेरा नाम डाल दीजिए मृत्युंजय राय, MRITYUNJAY, कुमार राय, आप जैसे डालेंगे मैं दिख जाऊंगा। वहाँ मेरा लिंक्डइन आईडी है, इंस्टाग्राम पे मैं भी हूँ। अच्छा। रील्स नहीं बनाता हूँ लेकिन मैं हूँ इंस्टाग्राम पे। आप फेसबुक पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं या आप चाहें तो जो है मुझसे, मतलब ऐसे सोशल मीडिया पे बहुत सारा साधन है जहां आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सर मेरे एक और व्यूअर्स का मैसेज आ रहा है, वो बार बार कह रहे हैं कि सर मेंटरशिप प्रोवाइड कराते हैं क्या? इसके साथ मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं। अगर मेंटरशिप आप करवाते हैं तो कैसे करवाते हैं और क्या करवाते हैं? किस तरीके से मेंटरशिप का फायदा बच्चों को होता है? देखिए हमारा जो मेंटरशिप है स्केल अप आईएएस का, उसमें अलग अलग प्रोग्राम है, अलग अलग बैचेस हैं। पहले बताओ कि हम लोग कराते क्या है, हमारा मूल मंत्र क्या है? हमारा मूल मंत्र है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। आपने सुना होगा अ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड वुमेन ऑल्सो। महिलाएं बुरा मान जाएंगी नहीं जोड़िएगा तो। हाँ, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड वुमेन ऑल्सो। तो हमारा मूल मंत्र प्रैक्टिस है। अब हम करते क्या है कि ये पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके लिए आपको कहीं भी आने की जरूरत नहीं है। आप जहां भी हैं, जिस भी शहर में हैं, आप यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीएससी इन तीन परीक्षाओं में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को हमने कवर किया है। देखिए इसमें करते क्या है कि सबसे पहले मैं एक विषय शुरू करेंगे और अभी एक चल रहा है श्योर 60, जिसमें केवल 60 बच्चे हम लेते हैं। और उन 60 बच्चों के लिए हालांकि कोई टेस्ट जैसा चीज नहीं है, उन 60 बच्चों का एक ग्रुप होगा। अब हम पहले आज आपको एक नोट्स दे देंगे पूरा, या 10 पेज, 12 पेज, 20 पेज, जो भी हम दे पाएंगे आपको एक नोट्स देंगे। उस नोट्स में से हम आपको अगले दिन 7-8 सब टॉपिक, पहले एक टॉपिक देंगे और उसके 7-8-9 सब टॉपिक, कई बार 10 भी हो जाता है, उसका सिनॉप्सिस बनाने को कहा जाएगा आपसे। क्यों कहा जाएगा? आपको मैंने पहले ही कहा था कि रिश्ता मजबूत कैसे होगा, तो बिना लिखे नहीं होगा। तो लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको सिनॉप्सिस बनाना होगा। और देखिए कोई बच्चा जो पढ़ने बैठा है ना, वो बिना देखे पढ़ तो सकता है, दिमागों में फिल्म चल रहा है, गर्लफ्रेंड चल रही है, बहुत सारा चीज और चल रहा है, लेकिन जब वो लिखने बैठेगा तो उसका कंसंट्रेशन हाई होगा। वो बिना पढ़े, बिना कंसंट्रेट हुए लिख नहीं सकता है। इसलिए मैं इनके पढ़ने पर भरोसा नहीं करता हूं। उनसे कई बार कहते हैं सर 4 बार पढ़ने चलेगा, लिखे नहीं। हमने कहा तुम एक बार मत पढ़ो, लिखो कम से कम एक बार। लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि आप बिना दिमाग लगाए लिख नहीं सकते हैं। तो आपने एक बार क्या किया, सिनॉप्सिस बना लिया, तो सिलेबस तैयार हुआ। ये मेरा तरीका है सिलेबस पूरा कराने का। अब मान लीजिए कोई टॉपिक हमने शुरू किया, उस पर आपने एक बार सिनॉप्सिस बना लिया, उसका दूसरा फेज आएगा कि आपको हम उस टॉपिक पे 4-5 सवाल देंगे मेंस के लिखने के, ताकि आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव की जा सके। वो कॉपियां रोज हमारे पास आती हैं और वो कॉपियां चेक होती हैं। आपका जो सिनॉप्सिस है वो भी चेक होता है।
अब आपका मेंस बहुत इंप्रूव हो चुका है, क्योंकि आप लगातार इस प्रक्रिया में रहेंगे। कब तक? तो पीटी से 4 महीना पहले तक। पीटी पे हम सिर्फ 4 महीना देते हैं। अब आपको हम पीटी के लिए थोड़ा सा फैक्चुअल नोट्स देंगे और उस पर बल्क में हर टॉपिक पे 200 और 250 क्वेश्चन देंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, यूपीएससी में हमने 35,000 एमसीक्यू का पूरा एक अपने ऐप पर क्विज सेट तैयार करा है। 35,000 एमसीक्यू, 35,000। 35,000 कि पूछो जहां से पूछना है। इतना तो ये नॉर्मल कोचिंग वाले भी नहीं कराते हैं। नहीं, बात कोई क्या कराता है मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं। मेरा आपको कहा ना, मूल मंत्र एक ही है, क्या? प्रैक्टिस। इतना हम प्रैक्टिस करा देंगे ना कि सवाल का कोई एंगल छूटेगा ही नहीं। तो सवाल का कोई एंगल नहीं छूटेगा तो एटलीस्ट बच्चा ना, जिसमें एंगल सब सवाल पूछेंगे एक बार वो किया हुआ रहता है, तो एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा वो पैनिक कम होता है। और अगर पैनिक नहीं होगा ना तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ। क्योंकि सबसे बड़ा समस्या क्या है, हर बार व्यक्ति 5-6 सवाल ऐसे पैनिक में छोड़ के चला आता है या गलत करके आता है। ठीक है, तो पैनिक नहीं होंगे तो आप कर पाएंगे। और जहां तक आपने पूछा जुड़ने के लिए, तो आप www.scalupis.com पे जाकर के इसे ज्वाइन कर सकते हैं। स्केलअप प्रेप ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे मुझसे बात करने का भी ऑप्शन है। मुझसे मेरा व्हाट्सएप उस पे जो है सिंक्रोनाइज है, तो आप वहां मुझसे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है अपना स्केलअप आईएएस के नाम से, आप वहां भी मुझसे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो ये तमाम साधन से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल फी पे मैं ये प्रोवाइड कराता हूँ। धन्यवाद सर। आपने ये जो स्केलअप आईएएस की जो मुहिम शुरू किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। इसके माध्यम से ग्रामीण बच्चे आपसे डायरेक्ट जुड़ पाएंगे। और लास्ट और अंतिम सवाल आपसे ये मैं पूछना चाहता हूं कि यूपीएससी में सिलेक्शन लेने के लिए एकमात्र रास्ता बताइए, एक तरीका, एक लाइन में, कि यूपीएससी में कैसे सिलेक्शन लिया जा सके। देखिए, ये थोड़ा मुश्किल सा सवाल है कि एक लाइन में सफलता का मूल मंत्र, तो मेरे अनुसार अध्ययन प्लस चिंतन प्लस लेखन इज इक्वल टू सिलेक्शन। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, अध्ययन प्लस चिंतन प्लस लेखन इज इक्वल टू सिलेक्शन। जितना पढ़ते हैं उतना सोचिए, और जितना पढ़ और सोच पाते हैं उतना लिखिए। आपको सफलता से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, ये मेरा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।